हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू देव स्पीड क्लासेस। देव स्पीड क्लासेस में अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये वीडियो आपके लिए एग्रीगेट डिमांड का वन शॉट आया है और इस वन शॉट में आप अपने आज एग्रीगेट डिमांड को डेफिनेटली क्लियर करके जाएंगे, राइट। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिस टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करेंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में, इनके कंपोनेंट्स के बारे में, एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस, सेविंग कर्व का डेरिवेशन कंजप्शन कर्व के साथ, सेविंग कर्व की इक्वेशंस, कंजप्शन फंक्शन की इक्वेशन, सेविंग फंक्शन की इक्वेशन, इन सभी बातों को आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसी वीडियो में इस चैप्टर को टोटली कंप्लीट करेंगे, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्रीगेट डिमांड, राइट। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है, राइट। यहां डिमांड से पहले एक वर्ड का यूज हो रहा है एग्रीगेट, राइट। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? कोई भी सम या फिर कोई भी ग्रुप, राइट। तो यानी कि यहाँ जो डिमांड की जा रही है वो तीन लोगों के थ्रू की जा रही है। उन तीन लोगों में एक आता है हाउस होल्ड, दूसरा आता है प्रोड्यूसर और तीसरी आती है गवर्नमेंट, राइट। तो इन तीनों लोगों के थ्रू या हमारे इन तीनों सेक्टर्स के थ्रू इन फ्यूचर अपनी इनकम को देखते हुए जिन फाइनल गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने की प्लानिंग की जा रही है, उन सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यूज को हम एग्रीगेट डिमांड का नाम देते हैं, राइट। एग्रीगेट डिमांड का मतलब हमेशा से आप लोग याद रखना कि प्लान एक्सपेंडिचर से होता है, ना कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर से, ठीक। एक कंज्यूमर प्रेजेंट में जो प्लानिंग कर रहा है इन फ्यूचर पैसा खर्च करने के लिए, एक प्रोड्यूसर करंट में जो प्लानिंग कर रहा है इन फ्यूचर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, और गवर्नमेंट के थ्रू भी जो प्लानिंग की जा रही है इन फ्यूचर पैसा खर्च करने के लिए, जो कि वो कंज्यूमर गुड्स पे भी पैसा खर्च करेगी और कैपिटल गुड्स पे भी पैसा खर्च करेगी, राइट। तो इन तीनों के प्लान एक्सपेंडिचर्स को ही एग्रीगेट डिमांड का नाम दिया जाता है। दूसरी बात, एग्रीगेट डिमांड हमेशा से इनकम से ही डायरेक्टली रिलेवेंट होता है, राइट। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होता जाएगा, यानी कि ये तीनों के तीनों सेक्टर्स अपनी इनकम को देखते हुए धीरे 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 अपने खर्चों में इंक्रीमेंट करते चले जाते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होती है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एक लेवल तक कांस्टेंट रहती है। धीरे धीरे जैसे ही कोई भी प्रोड्यूसर इन फ्यूचर कोई भी इन्वेस्टमेंट को अपनी इंक्रीज करके पैसा कमाना चाहता है, तो वो जानता है कि मैं इन फ्यूचर अब अगर मुझे अपनी इनकम को रेज करना होगा तो इनकम को रेज करने के लिए उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना होगा। लेकिन हम यहां इस चैप्टर में जिस खर्चे का जिक्र कर रहे हैं वो एक्सपेंस हमारे सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के लिए है, राइट। तो इसलिए करंट ईयर में एक प्रोड्यूसर ने जो पैसा एक बार में लगा दिया वो पैसा लगा दिया। एक प्रोड्यूसर को वो पैसा बार बार खर्च नहीं करना, वो अपने उस एक्सपेंस से धीरे धीरे इनकम कमाता चला जाएगा, राइट। अब चलते हैं आगे कि एग्रीगेट डिमांड के अंदर चार तरह के कंपोनेंट्स को शामिल किया जाता है। जिन कंपोनेंट्स में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? पहला कंपोनेंट होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सेकंड कंपोनेंट होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, थर्ड कंपोनेंट होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और फोर्थ कंपोनेंट होता है नेट एक्सपोर्ट। कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो खर्चे जो खर्चे एक हाउस होल्ड के थ्रू प्लानिंग की जा रही है इन फ्यूचर खर्च करने के लिए। और ये जो भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स कंज्यूमर की इनकम से डायरेक्टली रिलेवेंट होते हैं। जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती चली जाएगी, कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर्स भी इंक्रीज होते चले जाएंगे। लेकिन कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए एक बात बोली जाती है, क्या? कि जब इनकम का लेवल जीरो होता है, जब इनकम का लेवल जीरो होता है तो इनकम के जीरो लेवल पे भी जो पैसा खर्च किया जाता है उस खर्चे को हम ऑटोनोमस कंजप्शन का नाम देते हैं। कि एक पर्सन की जीरो लेवल ऑफ इनकम थी, उसके बावजूद भी उसने जो पैसा खर्च किया था वो 40 रुपीज खर्च किए थे। तो जो उसने 40 रुपीज खर्च किए होंगे वो डेफिनेटली जो उसने पहले से पैसा सेव किया हुआ होगा, अपनी सेविंग में से पैसा निकालकर देन उसने पैसा अपनी कंजप्शन पे खर्च किया होगा। इसलिए इनकम के जीरो लेवल पे जो कंजप्शन पॉजिटिव होती है वो ही सेविंग नेगेटिव मानी जाती है। तो हमेशा याद रखना कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर इनकम के जीरो लेवल पे पॉजिटिव होती है, लेकिन सेविंग नेगेटिव होती है। जितनी कंजप्शन पॉजिटिव होगी उतनी ही सेविंग नेगेटिव होगी। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एक ऐसा खर्चा होता है जो खर्चा एक प्रोड्यूसर के द्वारा खर्च किया जाना होता है अपने कैपिटल गुड्स के ऊपर। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है कैपिटल एसेट्स। जिन एसेट्स को परचेज करना एक प्रोड्यूसर के लिए मैंडेटरी होता है, जरूरी होता है। एक बिजनेस में उन एसेट्स को यूज करना, एक बिजनेस में उन एसेट्स को अगर यूज करना है तो वो एसेट्स एक बिजनेस के थ्रू खरीदनी बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। इसलिए उसके थ्रू जो पैसा खर्च किया जाता है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एक बार में ही लगाया जाता है, एक प्रोड्यूसर को ये पैसा बार बार खर्च करना नहीं होता। तो एक
प्रोड्यूसर के थ्रू जैसे जैसे अपनी इनकम इंक्रीज होती चली जाएगी तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज नहीं करेगा। उसकी इनकम जीरो थी, उसकी जीरो इनकम पे उसने सीधा सीधा यहाँ पे 20 रुपीज मान लो खर्च कर दिए, तो अब उसे ये बार बार 20-20 रुपए बार बार खर्च नहीं करने, चाहे इनकम जीरो हो या इनकम जीरो से लेके 400 तक क्यों ना हो जाए, क्योंकि जीरो से 100 हुई, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमारी कांस्टेंट रहती है। इसलिए इस इन्वेस्टमेंट को नाम दिया जाता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का, जिसे डिनोट किया जाता है IO से। थर्ड आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि जो सरकार के थ्रू पैसा खर्च किया जाना है इन फ्यूचर, जिस खर्चे को खर्च करने के लिए करंट ईयर में प्लानिंग की जा रही है, तो गवर्नमेंट के थ्रू जो पैसा खर्च किया जाना होगा वो कंज्यूमर गुड्स पे भी खर्च किया जाना होगा और कैपिटल गुड्स पे भी खर्च किया जाना होगा, राइट। तो कंज्यूमर गुड्स को परचेज करने के लिए और कैपिटल गुड्स को परचेज करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो पैसा खर्च किया जाना होता है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आता है। सरकार को मान लो फ्लाईओवर्स तैयार कराने हैं, ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी पैसा खर्च करना है, डिफेंस के ऊपर कोई भी पैसा खर्च करना है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए कोई पैसा खर्च करना है, राइट। गवर्नमेंट टीचर्स को कोई भी सैलरीज पे करनी है, गवर्नमेंट डॉक्टर्स को कोई भी पेमेंट्स पे करनी है, राइट। तो ये सारे के सारे खर्चे गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। लास्ट आता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि इंडिया के थ्रू बाहरी देश में कोई भी अगर माल बेचा गया, वहां से जो पैसा आया, प्लस इंडिया के थ्रू बाहरी देश से कोई भी चीज परचेज की गई जिसे इंपोर्ट बोला जाता है, वहां से इंपोर्ट करने में या फिर बाहरी देश से कोई चीज खरीदने में या कोई सर्विसेज लेने में जो पैसा खर्च किया, राइट। तो जो अमाउंट रिसीव हुआ और जो अमाउंट पे करा, इन दोनों के डिफरेंस को हम नाम देते हैं नेट एक्सपोर्ट का। तो इन चारों के खर्चे को हम एग्रीगेट डिमांड का नाम देते हैं, राइट। ये वन शॉट है, तो मेरी वॉइस या मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट होगी, तो आप धीरे धीरे करके इन्हें समझते चले जाना। तो ये एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट होते हैं। अब अगला टॉपिक चलते हैं एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर। तो ये एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई का मतलब भी क्या होता है? उन सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू से ही होता है जिन फाइनल गुड्स और सर्विसेज को एक सेलर के थ्रू, एक प्रोड्यूसर के थ्रू इन फ्यूचर सेल करने की प्लानिंग की जा रही होती है। तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब भी हमेशा से याद रखना कि एक सेलर इन फ्यूचर जो भी अपना माल बेचेगा या कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, उस सर्विसेज को प्रोवाइड करके या फिर कोई भी फाइनल गुड्स को बेचकर जो उसके हाथ में अमाउंट रिसीव होगा, उस अमाउंट को नाम दिया जाता है एग्रीगेट सप्लाई का। लेकिन ये जो एग्रीगेट सप्लाई होगी ये भी एक्चुअल सप्लाई नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा से प्लान्ड सप्लाई का ही पार्ट माना जाएगा। जैसे एग्रीगेट डिमांड में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा खर्चा होगा वो हमारा एक्सपेंस प्लान्ड एक्सपेंडिचर होगा, ऐसे ही जो एग्रीगेट सप्लाई में जो हम जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो अपने उन आउटपुट के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं जो आउटपुट इन फ्यूचर एक सेलर के थ्रू बेचे जाएंगे, जो उसके थ्रू प्लानिंग की जा रही है, राइट। तो एग्रीगेट सप्लाई को हम एक नेशनल इनकम से भी डिनोट करते हैं और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होता है कंजप्शन प्लस सेविंग के। तो एग्रीगेट सप्लाई इनकम के इक्वल है और एग्रीगेट सप्लाई को हम कंजप्शन प्लस सेविंग भी कहते हैं। तो कंजप्शन प्लस सेविंग इनकम के इक्वल हो जाता है, राइट। तो हमेशा से याद रखना कि एग्रीगेट सप्लाई इनकम के इक्वल होता है। यहां मैंने एग्रीगेट सप्लाई के बारे में भी मेंशन किया हुआ है। जैसे जैसे एक सेलर की इनकम क्या है, जीरो है। अब एक सेलर की इनकम जीरो क्यों होगी? एक सेलर की इनकम जीरो लॉजिकली बात है इसलिए होगी क्योंकि उसने कोई माल बेचा ही नहीं, उसने किसी माल को बेचने के लिए प्लानिंग नहीं की। अब उसने धीरे धीरे प्लानिंग करना स्टार्ट किया। अगर वो 100 रुपए तक का माल बेचेगा तो यानी कि उसके पास 100 रुपए तक की क्या हो जाएगी, इनकम आ जाएगी। तो यानी कि 100 रुपए तक का माल बेचने के लिए वो जो प्लानिंग कर रहा है वो उसकी प्लानिंग उसकी इनकम के इक्वल मानी जाएगी। 200 रुपए तक का माल बेचने के लिए वो जो भी प्लानिंग कर रहा है वो उसकी इनकम के इक्वल मानी जाएगी। 300 रुपए तक का माल बेचने के लिए वो जो प्लानिंग कर रहा है वो उसकी इनकम 300 के इक्वल मानी जाएगी। अब यहां इस टेबल में बड़ी समझदारी से एक बात देखना,
जब इनकम का लेवल 0 है तो यानी कंजप्शन एक्सपेंडिचर 40 है और सेविंग हमारी नेगेटिव 40 हो गई। जैसे इनकम 0 से 100 हुई, हमारी कंजप्शन एक्सपेंडिचर 120 हुई और सेविंग हमारी माइनस की 20 हुई। अब ये जो सेविंग माइनस की 20 हुई, ये कैसे हुई कि इनकम में से कंजप्शन माइनस कर देना, सेविंग आ जाएगा, लेकिन यहाँ कंजप्शन इनकम से ज्यादा है, तो जब जब कंजप्शन इनकम से ज्यादा होती है तो जो सेविंग अराइज होती है वो हमेशा से नेगेटिव सेविंग होती है। जैसी इनकम कंजप्शन के इक्वल हुई, सेविंग हमारी 0 हुई। जैसी इनकम बढ़ी और कंजप्शन भी इंक्रीज हुई, लेकिन इनकम ज्यादा है कंजप्शन से, कंजप्शन कम है और इनकम ज्यादा है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या शो करता है? पॉजिटिव सेविंग। तो सेविंग के अराइज होने के पीछे रीजन क्या है? जब इनकम और कंजप्शन आपस में इक्वल हुई, तो इनकम और कंजप्शन जब आपस में इक्वल होती है, उस पॉइंट को नाम दिया जाता है ब्रेक इवन पॉइंट का। तो सेविंग भी हमेशा से अराइज कब होती है? जब इनकम कंजप्शन के इक्वल हो जाए, राइट। इसी शेड्यूल को हम एक डायग्राम के फॉर्म में भी समझेंगे। हमने यहां एक्स एक्सिस पे ली हुई है इनकम, वाई एक्सिस पे हमने ली हुई है एग्रीगेट डिमांड, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, राइट। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जा रही है, हमने अपनी इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं करा, हमारी इन्वेस्टमेंट भी एज इट इज कांस्टेंट है, राइट। तो जब हमारी इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है तो ये जो हमने कर्व तैयार करा है इसे बोला जाता है इन्वेस्टमेंट कर्व, और ये इन्वेस्टमेंट कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल होने के पीछे रीजन क्या है? तो यानी कि हमारी इन्वेस्टमेंट पे इनकम से कोई लेना देना नहीं है, इन्वेस्टमेंट पे कोई चेंज नहीं हुआ इनकम में चेंज हो जाने से, तो ये जो कर्व तैयार हुआ इस कर्व को नाम दिया गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर्व, राइट। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर्व। तो ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर्व हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, इस बात को भी आप याद रखना। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ी, हमारी कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होते चली गई। तो यहां से लेके इस पॉइंट से लेके यहां तक का जो हमारे कंजप्शन मानी जाएगी वो ऑटोनोमस कंजप्शन मानी जाएगी, यानी कि उसे नाम दिया जाएगा 40, राइट। तो इस पॉइंट से हमारा कंजप्शन कर्व इंक्रीज होना शुरू हुआ, जैसे जैसे इनकम बढ़ी हमारी कंजप्शन कर्व भी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो गई, राइट। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ध्यान से देखना कि यहां से लेके यहां तक का जो गैप है, यही गैप इस गैप के इक्वल है, राइट। तो यानी कि हमने अपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर में जब अपना ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को ऐड कर देंगे तो हमारा कौन सा कर्व मेंटेन होगा? एग्रीगेट डिमांड कर्व। तो ये जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है और कंजप्शन कर्व है, इन दोनों के बीच का जो गैप है, ये गैप आपस में इक्वल है और ये दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इन दोनों के आपस में एक दूसरे के पैरेलल होने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट होती है, राइट। तो हमारा कंजप्शन कर्व का भी स्लोप पॉजिटिव है, एग्रीगेट डिमांड का भी कर्व हमारा पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने के भी पीछे रीजन क्या है? जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली गई, कंजप्शन भी धीरे धीरे बढ़ती चली गई और एग्रीगेट डिमांड भी धीरे धीरे इंक्रीज होती चली गई, राइट। तो इसी के ही बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें जरूर याद रखने चाहिए। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एग्रीगेट डिमांड हमेशा इक्वल होगा सी प्लस आई के, यानी कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के। एग्रीगेट डिमांड को समझाने के लिए हम सिर्फ इन दो पॉइंट्स का भी डिस्कशन कर सकते हैं और इन दो पॉइंट्स का डिस्कशन करना भी सफिशिएंट माना जाता है। इसलिए एग्रीगेट डिमांड इक्वल है सी प्लस आई के। जब इनकम का लेवल 0 होता है तो उस समय जो कंजप्शन होती है वो हमेशा याद रखना पॉजिटिव होती है, जिसे ऑटोनोमस कंजप्शन का नाम दिया जाता है। कंजप्शन कर्व का स्लोप और एग्रीगेट डिमांड कर्व का स्लोप भी हमेशा पॉजिटिव है और इनकम कर्व का स्लोप भी पॉजिटिव है। यहां पे मैं इनकम कर्व को भी मेंटेन कर देता हूं, मैंने इनकम कर्व नहीं बनाया, तो ये मैंने एक इनकम कर्व तैयार करके आपको दिखा दिया, राइट। ये मैंने एक आपको इनकम कर्व तैयार करके दिखा दिया, राइट। तो इनकम कर्व भी हमेशा से क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। उसके बाद चलते हैं इन्वेस्टमेंट कर्व का स्लोप। इन्वेस्टमेंट कर्व का ये जो स्लोप है, ये स्लोप हमारे एक्स एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। और ये जो पॉइंट है, इनकम कर्व ने कंजप्शन कर्व को जिस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करा, ये पॉइंट बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। इससे पहले की ये जो सेविंग होती है, इस सेविंग को नाम दिया जाता है डिस सेविंग का, और ये जो सेविंग होती है यहां पे बोला जाता है कि हमारी सेविंग पॉजिटिव हो गई, राइट। तो इन्हीं सभी बातों को हम लोग आगे चल के और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग समझेंगे क्या कि कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, सेविंग फंक्शन क्या होता है, एपीसी, एपीएस, एमपीसी और एमपीएस, राइट। तो इस वीडियो में आप लोग बरकरार रहिएगा। अब चलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जिस नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करेंगे कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में, राइट। अगले टॉपिक का नाम है कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन।
इसका मीनिंग बड़ी समझदारी के साथ सुनना, इसमें एक और वर्ड का यूज किया जा रहा है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है कि कंजप्शन का बिहेव क्या है। प्रोपेंसिटी का मतलब क्या है, बिहेव, किसी भी काम को करने का क्या तरीका है। तो यानी कि कंजप्शन का क्या बिहेव है, तो कंजप्शन का बिहेव इनकम के साथ होता है, और कंजप्शन का बिहेव इनकम के साथ कैसा है, हमें यही चीज बतानी है। तो कंजप्शन फंक्शन एक फंक्शनल रिलेशनशिप को शो करता है कंजप्शन और इनकम के बीच में, राइट। जो भी एक पर्सन की इनकम है, उसने अपनी इनकम को देखते हुए इनकम का क्या किया, यानी इनकम का उसने कितना पार्ट खर्च किया, राइट। तो इनकम और कंजप्शन, इन दोनों के बीच में जो भी रिलेशन क्रिएट हुआ, उसे नाम दिया जाता है कंजप्शन फंक्शन का। जो ये कंजप्शन फंक्शन दो टाइप के होते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एपीसी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सी अपॉन वाई। एमपीसी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है डेल सी अपॉन डेल वाई। डेल सी का मतलब क्या है, चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक, इनका मीनिंग समझाता हूं अभी, पहले चलते हैं एपीसी पे। एपीसी क्या कहता है कि अगर एक पर्सन की इनकम 0 है तो उसने 40 रुपीज खर्च करे, तो इन दोनों के बीच में आपस में जो भी रिलेशन है उसे एपीसी का नाम दिया जाएगा। एक पर्सन की इनकम 0 से 100 हुई, तो जैसी इनकम 0 से 100 हुई, उसने कंजप्शन 40 से 120 की, तो इस इनकम का कंजप्शन से क्या रिलेशन है, इन्हें एपीसी का नाम दिया जाएगा। एक पर्सन की इनकम 200 हुई, उसकी कंजप्शन 200 हुई, तो इस इनकम का इस कंजप्शन से क्या रिलेशन है, इसे एपीसी का नाम दिया जाएगा, राइट। तो इनकम का कंजप्शन से क्या रिलेशन है, इनकम का कंजप्शन से क्या रिलेशन है, इस इनकम का इस कंजप्शन से क्या रिलेशन है, तो इन दोनों के बीच के रिलेशन को एपीसी का नाम दिया जाता है। एपीसी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सी अपॉन वाई होता है। जिस एपीसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में कुछ डिस्कशन किया गया है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मोर देन 1 इक्वल्स टू 1 और लेस देन 1। अगर एपीसी 1 से ज्यादा है तो यानी कंजप्शन भी इनकम से ज्यादा होगी। एपीसी 1 से ज्यादा है तो यानी कि कंजप्शन इनकम से ज्यादा है, तो इन दोनों पॉइंट में कंजप्शन इनकम से ज्यादा है, तो एपीसी भी 1 से ज्यादा ही होगा। एपीसी 1 के इक्वल कब होगा, जब इनकम और कंजप्शन आपस में इक्वल होंगे। तो आप देख सकते हो कि जब इनकम और कंजप्शन आपस में इक्वल है, जब इनकम और कंजप्शन आपस में इक्वल होते हैं तो उसे ब्रेक इवन पॉइंट का नाम दिया जाता है। और जब एपीसी 1 से कम है, अब यहां एपीसी 1 से कम है, तो एपीसी 1 से अगर कम है तो उसके पीछे रीजन क्या है कि कंजप्शन इनकम से कम है। कंजप्शन इनकम से कम इन 3 पॉइंट्स में है, राइट। कंजप्शन 280 है, इनकम 300, कंजप्शन 360 है, इनकम 400, कंजप्शन 440 है, इनकम 500। तो आप यहां देख सकते हो कि ये कंजप्शन इनकम से कम है। तो एपीसी के बारे में ये 3 पॉइंट्स बोले जाते हैं कि एपीसी 1 से ज्यादा होगा, एपीसी 1 के इक्वल होगा और एपीसी 1 से कम होगा। तो आपको ये 3 पॉइंट जरूर याद रखने हैं कि एपीसी 1 से ज्यादा कब होगा, 1 से कम कब होगा और 1 के इक्वल कब होगा, राइट। लास्ट पॉइंट कह रहे हैं कि एपीसी कैन नेवर बी 0, राइट। ये फैक्ट बात है, एपीसी कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि कंजप्शन 0 नहीं होती, राइट। इनकम के 0 होने पे कंजप्शन तब भी अराइज हुई थी, जिसे नाम दिया गया था ऑटोनोमस कंजप्शन का। इसलिए बोला गया है कि एपीसी कैन नेवर बी 0। ठीक, अब चलते हैं एमपीसी पे। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमसे यह कहता है कि इनकम में जो भी चेंज हुआ, तो इनकम में चेंज हो जाने से कंजप्शन में क्या चेंज हुआ। इनकम में चेंज हुआ 100 का, कंजप्शन में चेंज हुआ 80 का। इनकम में चेंज हुआ 100 का, कंजप्शन में चेंज हुआ 80 का। इनकम में चेंज हुआ 100 का, कंजप्शन में चेंज हुआ 80 का। इनकम में चेंज हुआ 100 का, कंजप्शन में चेंज हुआ 80 का। इनकम में चेंज हुआ 100 का और कंजप्शन में चेंज हुआ 80 का। तो अब यहां पे देख सकते हो कि जो हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आ रहा है, वो क्या आ रहा है, 80 अपॉन 100, दैट मीन्स 0.8, राइट। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। क्या, कि एमपीसी की जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में ही रहती है। एमपीसी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहने का मतलब है कि एमपीसी 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, और इसके बीच में तो होगी, राइट। एमपीसी 0 कब होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0 तब होगा जब कंजप्शन ही 0 है। कंजप्शन 0 का मतलब क्या है, अगर मैं आपसे यहां ये कह दूं कि इनकम में चेंज हुआ 100 से 200 का, लेकिन मैंने कंजप्शन यहां 120 लिखी और मैं यहां भी अगर 120 लिख दूं, तो इसका मतलब क्या है, जैसे इसे ऐसे समझाता हूं, इनकम कंजप्शन, इनकम 100 है तो हमने कंजप्शन की 80 की, आप ऐसे मान लो।
अब इनकम 100 से कितनी हुई 200, लेकिन कंजप्शन हमारी आज भी उतनी है। तो कंजप्शन में जो चेंज हुआ डेल सी इक्वल्स टू 0, लेकिन जो इनकम में चेंज हुआ डेल वाई इक्वल्स टू 100। तो इनकम में चेंज हो जाने से जब कंजप्शन में चेंज ना हो, तो यानी कि जब डेल सी 0 होती है, तो यानी कि जो भी इनकम में चेंज हुआ वो सारा का सारा चेंज हमारी सेविंग के इक्वल हो गया। यानी कि अगर इनकम में चेंज हुआ हमारा 100 रुपए का, तो हमने कोई पैसा खर्च ही नहीं किया। तो यानी कि इनकम में 100 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ, वो 100 के 100 रुपए हमने बचा लिए। तो उस केस में एमपीसी की वैल्यू 0 होगी। और एमपीसी 1 के इक्वल कब होगा कि जब कुछ पैसा बचाया ही ना हो। डेल एस इक्वल्स टू 0 यानी डेल वाई इक्वल्स टू डेल सी। इसका मतलब क्या है, वाई सी इनकम 100 से कितनी हुई 200। अब जब इनकम 100 से 200 हुई, तो कंजप्शन भी हमने 180 कर दिया। यानी कि इनकम में होने वाला चेंज 100 का है और कंजप्शन में भी होने वाला चेंज 100 का है। तो यानी कि हमने कुछ पैसा बचाया ही नहीं, हमारे इनकम में जो भी इंक्रीमेंट हुआ वो सारा का सारा इंक्रीमेंट हमने कंज्यूम कर लिया, इसलिए डेल एस 0 है। एमपीसी के बारे में एक बात और बोली जाती है कि एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच। गरीब लोगों का एमपीसी हमेशा ज्यादा होता है रईसों की तुलना में। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि गरीब की बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती। तो किसी भी पर्सन की, अगर जो पर्सन पुअर है, यानी कि उस पर्सन की इनकम में जैसे इंक्रीमेंट होगा, वो अपनी इनकम में इंक्रीमेंट होने के साथ तुरंत अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए उस पैसे को खर्च करेगा, राइट। रईस की सारी बेसिक नीड्स पूरी ऑलरेडी हो चुकी होती हैं, इवन उससे ज्यादा भी जरूरतें पूरी हो चुकी होती हैं। तो यानी रईस पर्सन की, अगर कोई भी पर्सन कोई भी इनकम में अगर इंक्रीमेंट होगा, तो वो जरूरी नहीं है कि उसे उस पैसे को खर्च करने की जरूरत होगी। लेकिन गरीब को डेफिनेटली जैसे ही उसकी इनकम में इंक्रीमेंट होगा, उसे अपनी इंक्रीमेंट, जो भी इनकम में उसका इंक्रीमेंट होगा, डेफिनेटली उस इंक्रीमेंट को खर्च करेगा, राइट। अब चलते हैं सेविंग फंक्शन के बारे में। सेविंग फंक्शन का मतलब यही है कि सेविंग इनकम से कैसे कैसे रिलेवेंट है, सेविंग क्या बिहेव करेगी इनकम को देखते हुए। तो आप देखना कि एपीसी और एमपीसी, राइट। तो सेविंग फंक्शन भी दो तरह का ही होता है, एपीएस और एमपीएस। एपीएस इक्वल होता है सेविंग अपॉन इनकम के, एमपीएस इक्वल होता है डेल एस अपॉन डेल वाई के, राइट। तो यानी कि इस इनकम का सेविंग के साथ क्या रिलेशन है, इस इनकम का इस सेविंग के साथ क्या रिलेशन है, इस इनकम का इस सेविंग के साथ क्या रिलेशन है। जब इनकम 0 थी तो सेविंग नेगेटिव हुई, इनकम धीरे से बढ़ी 0 से 100 हुई तो भी सेविंग नेगेटिव है। तो ये अगर सेविंग नेगेटिव है, तो सेविंग के नेगेटिव होने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि कंजप्शन इनकम से ज्यादा है। यहां इनकम 200 है, सेविंग क्या है 0। तो जब इनकम 200 है और सेविंग 0 है, तो ये इस बात को शो करता है कि जो भी पैसा कमाया वो सारा का सारा खर्च कर लिया, कुछ बचाया नहीं, राइट। यहां से सेविंग अराइज होनी शुरू हुई 20 40 60। तो यानी कि धीरे धीरे जैसे जैसे इनकम बढ़ी, तो इनकम के इंक्रीज हो जाने से कंजप्शन में इतना पैसा खर्च नहीं किया गया। 300 रुपए की कमाई हुई 280 खर्च करे, 400 की कमाई हुई 360 खर्च करे, 500 की कमाई हुई 440 खर्च करे, राइट। तो ऐसे ही सेविंग फंक्शन के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया गया है कि एपीएस कैन नेवर बी 1। एपीएस ना तो कभी भी 1 होता है, फैक्ट बात है, एपीएस कैन नेवर बी 1। एपीएस कभी भी 1 नहीं हो सकता। यानी कि इसके पीछे रीजन क्या है कि आप जो पैसा कमाओगे वो सारा का सारा सेव कर लोगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि कंजप्शन तो आपकी ऑटोनोमस होती ही है। इनकम 0 थी तो भी आपने पैसा खर्च करा, राइट। तो इनकम के 0 हो जाने पे 0 से लेके 100 200 300 400 500, तो यानी कंजप्शन तो अराइज हो रही है। तो एपीएस कैन नेवर बी 1 का मतलब क्या है कि जो भी आपने पैसा कमाया वो आपने सारा का सारा पैसा बचा लिया, ऐसा नहीं है, राइट। एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1। एपीएस 1 से ज्यादा भी नहीं होगा, ज्यादा ना होने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि उसके पीछे रीजन क्या है कि भाई इनकम से ज्यादा बचा थोड़ी लोगे। इनकम 100 रुपए की है तो 100 से ज्यादा नहीं बचा सकते, राइट। तो इसलिए एपीएस कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा। एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1, हाँ राइट, फैक्ट बात है। एपीएस हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, जब सेविंग नेगेटिव होगी तो सीधी सी बात है एपीएस भी नेगेटिव होगा, और एपीएस 1 से कम होगा, राइट, फैक्ट बात है, राइट। 1 से कम होने के पीछे रीजन क्या है कि जितना पैसा कमाया उसमें से थोड़ा सा पैसा बचाया। यानी कि जितना पैसा कमाया वो जब सारा का सारा आप सेव नहीं करते, तो वो डेफिनेटली क्या होगा, एपीएस 1 से कम ही होगा। एपीएस राइज विद राइज इन इनकम। एपीएस लगातार बढ़ता चला जाता जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, ये फैक्ट बात है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती चलेगी एपीएस भी इंक्रीज होता चला गया।
अब आगे बात करते हैं एमपीएस के भी बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं। एमपीएस की वैल्यू भी वेरी करती है 0 और 1 के बीच में। एमपीएस 1 कब होगा कि जब सारा का सारा पैसा बचा लिया। अब ये सारा का सारा पैसा बचा लिया, इसका मतलब क्या है, यानी कि जो इनकम में जो चेंज हुआ, अगर मैं आपसे यहां ये चीज कह दूं इनकम और सेविंग, इनकम पहले 100 है, हमने पैसा बचाया मान लो 40 रुपीज, यानी कि अब इनकम हमारी 100 से क्या हुई 200। अब इनकम में होने वाला चेंज कितना है 100। अब मैं अगर सेविंग में भी यहां 140 लिख दूं तो यानी कि इनकम में राइट हमारी इंक्रीमेंट हुआ 100 से लेके 200, तो सेविंग में इंक्रीमेंट हुआ 40 से 140, यानी कि जितना भी पैसा कमाया वो सारा का सारा हमने पैसा बचा लिया। उस केस में एमपीएस 1 के इक्वल होगा, यानी कि कुछ पैसा खर्च ही नहीं किया। हमेशा याद रखना डेल सी अलग होता है और सी अलग होता है। जब इनकम का लेवल 0 होता है तो भी कंजप्शन अराइज होती है। अगर मैं सिर्फ इन दोनों की बात करूं तो बात दूसरी है, लेकिन इस इनकम में होने वाला चेंज और सेविंग में होने वाला चेंज की बात करूं तो बात दूसरी है। यानी कि इनकम में जैसा इंक्रीमेंट हुआ हमने सेविंग को भी एज इट इज 40 से लेके 140 कर दी, तो इनकम में होने वाला चेंज 100 है, लेकिन कंजप्शन में होने वाला चेंज 0 है। कंजप्शन में हमने कोई चेंज नहीं किया, राइट। तो एमपीएस 1 के इक्वल हो गया, तो यानी डेल सी इक्वल्स टू 0, दैट मींस जितना भी पैसा कमाया सारा का सारा बचा लिया। एमपीएस 0 के इक्वल है। एमपीएस के 0 के इक्वल होने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि सेविंग 0 है, जितना भी पैसा कमाया कुछ भी नहीं बचाया, जितना भी पैसा कमाया सारा का सारा पैसा खर्च कर लिया, राइट। इन्हीं सब बातों को मैं आपको ऑलरेडी शेड्यूल के भी थ्रू समझा चुका हूं। ये मैंने छोटे से 2 डायग्राम बना दिए। ये डायग्राम किस बात को शो करते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, राइट। यहां पे हम हमेशा मेंशन करते हैं अपनी इनकम को, यहां पे हमने कंजप्शन, राइट। ये हमारा क्या इनकम कर्व और ये हमारा क्या कंजप्शन कर्व। इनकम कर्व और कंजप्शन कर्व आपस में जिस पॉइंट को पे आके इंटरसेक्ट होते हैं, इस पॉइंट को नाम दिया जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। तो इस पॉइंट से पहले का ये जो सारा का सारा एरिया है ये डिस सेविंग कहलाता है, यानी कि इस एरिया में हमारी सेविंग क्या है नेगेटिव। इस पॉइंट पे जाके सेविंग हमारी क्या हो गई 0, और इस एरिया में हमारी सेविंग अराइज होनी शुरू हुई। तो सेविंग अराइज कब होती है, जब कंजप्शन कम होगी और इनकम ज्यादा होगी, और डिस सेविंग कब होगी कि जब कंजप्शन ज्यादा होगी इनकम कम होगी, राइट। ये मैंने ग्राफ तैयार किया हुआ है सेविंग कर्व के बारे में, राइट। सेविंग कर्व की स्टार्टिंग हमेशा नेगेटिव वाई एक्सिस से होती है, क्योंकि जब लॉजिकली बात है जब सेविंग ही नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो सेविंग कर्व की जो स्टार्टिंग हुई वो इस नेगेटिव वाई एक्सिस से हुई, यहां से धीरे 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 करके सेविंग बढ़नी स्टार्ट हुई। इस पॉइंट पे आके सेविंग हमारी 0 के इक्वल हुई, तो ये पॉइंट कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे इनकम और कंजप्शन आपस में इक्वल होंगी, और इस पॉइंट के बाद हमारी सेविंग अराइज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस टॉपिक के भी थ्रू आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा, इस वीडियो के भी थ्रू आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा कि कंजप्शन फंक्शन क्या है, सेविंग फंक्शन क्या है, एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस का मीनिंग क्या है। अब इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो में और कुछ बातों के ऊपर डिस्कशन करते हैं, राइट। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जिस नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करेंगे कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन की इक्वेशंस के बारे में, राइट। देखिए कंजप्शन फंक्शन की इक्वेशन क्या होती है। कंजप्शन फंक्शन की इक्वेशन को प्रेजेंट किया जाता है किस तरीके से, C इक्वल्स टू C बार प्लस बी वाई। C का मतलब होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, C बार का मतलब होता है ऑटोनोमस कंजप्शन, B का मतलब होता है एमपीसी, और Y का मतलब होता है इनकम। मेरी बातें बड़ी समझदारी के साथ सुनना। इस C का मतलब जैसे कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि हमने जो भी अपनी इनकम को देखते हुए जो पैसा खर्च किया, राइट। जब हमारी इनकम 0 थी तो इनकम के 0 होने पे जो पैसा हमने खर्च करा, एक तो हमने वो वाला खर्चा ले लिया जिसे नाम दिया जाता है ऑटोनोमस कंजप्शन का, प्लस उसके बाद हमने अपनी इनकम को देखते हुए जैसे जैसे हमारी इनकम में इंक्रीमेंट हुआ, इनकम में जो भी इंक्रीमेंट हुआ उस इंक्रीमेंट का जो भी पार्ट हम अपने कंजप्शन के ऊपर खर्च करते चले गए वो, राइट। तो इनकम में इंक्रीमेंट हो जाने से जो पैसा खर्च किया वो प्लस ऑटोनोमस कंजप्शन, इन दोनों के समेशन को हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर का नाम देते हैं। आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आपको कंजप्शन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है इस इक्वेशन से, तो आपको पता होना चाहिए कि C बार कितना है, B कितना है और Y कितना है। तो कंजप्शन फंक्शन की इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, C बार प्लस बी वाई, और यहां पे मैंने साफ साफ मेंशन किया है कि C क्या है, B बार क्या है, C बार क्या है, B क्या है और Y क्या है।
आगे चलते हैं इक्वेशन ऑफ द सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन की भी इक्वेशन होती है। सेविंग फंक्शन की इक्वेशन का मतलब क्या है कि सेविंग कैसे अराइज हुई। तो सेविंग के अराइज होने का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में जब इनकम का लेवल 0 था तो इनकम के 0 लेवल पे जो हमारी सेविंग थी वो हमारी नेगेटिव सेविंग कहलाई थी। प्लस हमने इनकम का जो पार्ट हम लोग बचाते चले गए, इनकम में जो जो हमारी चेंजेस हुई, इनकम में चेंजेस हो जाने से सेविंग जो जो अराइज होती चली गई, राइट। तो उस इनकम में जो चेंज हुआ उसके मल्टीप्लाई कर देना, जितनी हमारी सेविंग में चेंजेस हुई उन चेंजेस को, जो सेविंग में चेंज आए उस चेंज को ऐड कर देंगे हमारी नेगेटिव सेविंग से, तो हमारी सेविंग अराइज हो जाएगी, सेविंग कैलकुलेट हो जाएगी। एस को डिनोट किया जाता है सेविंग से, माइनस सी बार को डिनोट किया जाता है नेगेटिव सेविंग से, 1 माइनस बी को डिनोट किया जाता है एमपीएस से, और वाई को डिनोट किया जाता है इनकम से, राइट। कुछ फॉर्मूले भी यहां पे लिख देता हूं, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1, याद रखना। एमपीसी और एमपीएस इन दोनों का समेशन 1 के इक्वल होता है, तो यहां से एमपीसी आ सकता है 1 माइनस एमपीएस, राइट। और यहां से आ सकता है एमपीएस इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीसी। तो आप देख सकते हो कि यहां मैंने क्या मेंशन किया है कि एमपीएस इक्वल्स टू 1 माइनस बी, एमपीएस की जगह ये आ गया, 1 की जगह एज इट इज, और बी को हम लोग एमपीसी से डिनोट करते हैं, मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है, राइट। अब आगे चलते हैं इसी वीडियो में। इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या है, एक्सेंट सेविंग, एक्सेंट इन्वेस्टमेंट, एक्सपोस्ट सेविंग, एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब चीजों के बारे में लास्ट डिस्कस कर लेते हैं। देन उसके बाद ये वन शॉट कंप्लीट हुआ। इसके बाद इसके जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में एक सेपरेट वीडियो डालेंगे। उस सेपरेट वीडियोस में आप देखना कि हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे कैसे परफॉर्म करते हैं, राइट। आगे चलते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट फंक्शन भी डायरेक्टली इनकम से ही रिलेवेंट होती है कि एक पर्सन के थ्रू अपनी इनकम को देखते हुए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना किया गया, अपने इन्वेस्टमेंट पे कितना पैसा खर्च किया गया। तो एक पर्सन की इनकम अगर जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है तो इनकम के इंक्रीज हो जाने से अगर एक पर्सन अपने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को भी इंक्रीज करता हुआ चलता है तो उसे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का नाम दिया जाता है। लेकिन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब वो खर्चे जो खर्चे इनकम से, जिन खर्चों पे इनकम में चेंज हो जाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे इनकम हमारी कितनी ही चेंज क्यों ना हो जाए, इन्वेस्टमेंट हमारी कांस्टेंट रहती है, जिसे बोला जाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑटोनोमस, जिसे डिनोट किया जाता है आईओ से, राइट। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होते इनकम में चेंज हो जाने से, लेकिन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जो खर्चे चेंज होते चले जाते हैं, जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाएगी हम अपने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को भी बढ़ाते चले जाएंगे, राइट। अगला टॉपिक आता है एक्सेंट सेविंग और एक्सेंट इन्वेस्टमेंट। एक्सेंट का मतलब होता है प्लान्ड और एक्सपोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल, राइट। एक पर्सन अपनी इनकम को देखते हुए जितना पैसा सेव करने की प्लानिंग कर रहा होता है उसे एक्सेंट सेविंग का नाम दिया जाता है। एक पर्सन अपनी इनकम को देखते हुए जितना पैसा इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहा है उसे नाम दिया जाता है एक्सेंट इन्वेस्टमेंट का। लेकिन एक पर्सन अपनी इनकम को देखते हुए एक्चुअली में जितना पैसा सेव करता है उसे एक्सपोस्ट सेविंग का नाम दिया जाएगा। एक पर्सन अपनी इनकम को देखते हुए जितना पैसा इन्वेस्ट करता है, जितनी अपनी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड करता है एक्चुअली में, उसे एक्सपोस्ट का नाम दिया जाता है। तो एक्सेंट में हमेशा प्लान्ड सेविंग्स आती हैं और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट आती है। जो पैसा एक पर्सन अपनी इनकम को देखते हुए सेव करने की प्लानिंग कर रहा है या इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो जो सेव करता है या जो इन्वेस्ट करता है उसे एक्सपोस्ट सेविंग और एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट का नाम दिया जाता है। इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि सभी लोगों के पास रोजगार है, सभी लोगों के पास जॉब है और सभी लोग जिस वेजिस रेट में जॉब करने के लिए केपेबल हैं और जिस वेजिस रेट में जॉब करना चाहते हैं उन्हें उस वेजिस रेट पे जॉब मिली हुई भी है। कोई भी पर्सन बेरोजगार नहीं है, उसे नाम दिया जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन, राइट। फुल एम्प्लॉयमेंट में भी दो टाइप के हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। यहां पे एक एम्प्लॉयमेंट के साथ एक वर्ड आ गया अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? बेरोजगारी। तो फुल एम्प्लॉयमेंट को भी दो पार्ट में यहां पे डिवाइड कर दिया या बता दिया कैसे कि
फुल एम्प्लॉयमेंट में भी अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, तो यानी कि एक पर्सन बेरोजगार हुआ है। बेरोजगार होने के पीछे रीजन क्या है? फ्रिक्शनल या फिर स्ट्रक्चरल। फ्रिक्शनल का मतलब क्या है? एक पर्सन अगर एक जॉब से किसी नेक्स्ट जॉब की तरफ शिफ्ट करता है, तो एक जॉब से नेक्स्ट जॉब की तरफ शिफ्ट करने के बीच जितनी भी ड्यूरेशन के लिए या जितने भी टाइम पीरियड के लिए उसके पास जॉब नहीं होती, उस टाइम पीरियड के लिए वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड कहलाता है, राइट। लेकिन स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि एक पर्सन के पास जॉब नहीं है। जॉब ना होने के पीछे रीजन क्या है कि उसकी जो जॉब है, उसकी जो एम्प्लॉयमेंट है, उसकी एम्प्लॉयमेंट मैच नहीं करती उसकी क्वालिफिकेशन से, राइट। एक कंपनी को स्पेसिफिक टाइप के वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उस स्पेसिफिक टाइप के वर्कर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उस पर्सन के पास उतनी क्वालिफिकेशन नहीं है या उतनी ट्रेनिंग नहीं है। जैसे एक कंपनी को कंप्यूटराइज्ड अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है, राइट। जिस पर्सन को, जिस अकाउंटेंट को सॉफ्टवेयर यूज करने आते हैं, टैली, बीजीबी या फिर सैप, राइट, इस तरह के सॉफ्टवेयर अगर एक पर्सन को यूज करने आते हैं, लेकिन उस कंपनी में इन्हीं सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन एक पर्सन को सिर्फ टैली चलाना आता है, सैप चलाना नहीं आता या बीजीबी चलाना नहीं आता, तो उस केस में उसको जॉब नहीं मिल पाएगी, तो उसे नाम दिया जाएगा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का, राइट। आगे चलते हैं, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट और वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का तो मतलब यह है कि वो जानबूझकर बेरोजगार है, वो जिस वेजिस पे जॉब करना चाहता है उसे उस वेजिस पे जॉब नहीं मिल रही, तो जिस वेजिस पे भी उसे जॉब मिल रही है, जितनी सैलरीज में भी उसे जॉब मिल रही है, उतनी सैलरी पे जॉब नहीं कर रहा। तो लॉजिकली बात है, आप बेरोजगार हो और आप खुद ब खुद बेरोजगार हो, क्योंकि अगर कम सैलरी है भी तो आप कम सैलरी पे जॉब करने के लिए तैयार नहीं हो। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? क्या कि वो एक पर्सन बेरोजगार है लेकिन वो इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या है कि उसे वो कम वेजेस पे भी जॉब करने के लिए तैयार है, राइट। जो एग्जिस्टिंग वेजेस रेट है उससे कम वेजेस रेट पे भी जॉब करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे जॉब नहीं मिल रही। वो जानबूझ के जॉब नहीं छोड़ रहा, वो एग्री है कि अगर मुझे सैलरी कम भी मिलती है तो भी मैं कम सैलरीज पे भी जॉब करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर्सन को कोई जॉब नहीं मिल रही, तो उसे नाम दिया जाता है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का, राइट। तो इस वीडियो के थ्रू, इस वन शॉट के थ्रू डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा कि एग्रीगेट डिमांड चैप्टर का बेसिक क्या है और इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम किन किन बातों के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, राइट। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को लेके मैं आपके सामने एक और सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। अब मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, जिस नई वीडियो में हम लोग अगेन एक वन शॉट ही लाएंगे, जिस वन शॉट में हम लोग डिस्कशन करेंगे इनकम डिटर्मिनेशन वाले चैप्टर का, राइट। इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल, राइट। तो उस चैप्टर को भी आप लोग जरूर देखना, उस चैप्टर के भी आप वन शॉट को जरूर देखना, इस वीडियो को आप डेफिनेटली जरूर देखना, मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक करना, शेयर करना, राइट। अब मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।